नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे मारबर्ग वायरस के बारे में, जो कारण बनता है MVD अर्थात मारबर्ग वायरस डिजीज का, जिसे कि एक अन्य भाषा में ब्लीडिंग आई वायरस भी कहा जाता है। हाल ही में एक देश है रवांडा, जो कि इसके प्रकोप को झेल रहा है। वहां से खबर आई कि सितंबर 2024 में इसका प्रकोप पहले भी वो झेला था और अभी हालिया रिपोर्ट में यह बताया गया कि 15 लोगों की मौत हो गई और 66 से ज्यादा व्यक्ति संक्रमित पाए गए। वहीं इस मामले में जो मृत्यु दर होती है वो 24 से 88% होती है। इसलिए इस वायरस का जो प्रसार है उसको लेकर WHO ने भी चेतावनी जारी की है और ये बताया है कि इसको अगर शीघ्र नहीं रोका जाएगा तो ये एक महामारी का रूप भी ले सकता है। तो ऐसे में आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी मारबर्ग वायरस के प्रकोप पर। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर जहीं नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं नोएडा चलें। साथ ही साथ यहाँ पर जो नए बैच हैं उसकी सूचना भी आपको दे दें कि 9 दिसंबर से यहाँ पर हिंदी माध्यम का बैच प्रारंभ हो रहा है। वहीं पर उसकी टाइमिंग आप देख लें वो 3 बजे से है और इंग्लिश मीडियम का जो बैच है उसका प्रारंभ 12 दिसंबर से हो रहा है शाम 6 बजे। पता आप जरूर नोट कर लें, C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा यूपी। साथ ही इस नंबर पर आप विस्तार से अगर जानकारी चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 9311406440। साथ ही साथ प्रयागराज में यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 2 जनवरी 2025 से हो रही है। शाम 6 बजे हिंदी माध्यम का बैच शुरू होगा और अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है वो 5:30 बजे से प्रारंभ होगा। साथ ही चर्चा के बिंदुओं पर अब नजर डालते हैं। दरअसल बात खबर के साथ साथ चर्चा में क्यों है, क्योंकि रवांडा में इसके प्रकोप को फिर से देखा गया है। नए आंकड़े में 15 लोगों की मृत्यु हुई है और 66 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। चूंकि मृत्यु दर इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए WHO ने भी चेतावनी जारी कर दी है। तो इस वजह से ये चर्चा में फिर से आ गया है। मारबर्ग वायरस क्या है उसके बारे में समझेंगे, किस परिवार से आता है, साथ ही साथ इसका प्रसार कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है और क्या इसके उपचार पर अभी तक नई अपडेट है, क्या इस पर काम किया जा चुका है, उस पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ेंगे, आपकी जिम्मेदारी होगी इसका जवाब देने की। सामान्य अध्ययन की प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की PDF आपको नियमित रूप से टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, तो वो उससे आप जुड़ जाएं अगर अब तक आप नहीं जुड़े हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप मैप में देख लें। हाल में आप अगर बात करेंगे तो रवांडा के साथ साथ कुछ अन्य देशों में भी ये देखा गया है। वो कौन कौन से देश हैं तो देखिए, आप ध्यान से यहाँ पर देखिए। रवांडा आपकी स्थिति यहाँ पर है। इसके अलावा तंजानिया में भी इसका प्रकोप है और साथ ही साथ घाना में भी इसके मामले पाए गए। तो ये सारे के सारे देश जो है वो अफ्रीकी देश हैं। फिलहाल मृत्यु दर का ज्यादा होना चिंता की एक बात है। इसी वजह से इस दिशा में WHO ने भी चेतावनी जारी की है। तो मारबर्ग वायरस आउटब्रेक इन रवांडा, वाई ब्लीडिंग आईज डिजीज इज अ ग्लोबल कंसर्न। क्यों ये ग्लोबल कंसर्न बनता है, इसी खबर के आलोक में आज हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं मारबर्ग वायरस के बारे में। देखिए, सबसे पहले इसकी फैमिली को देख लेते हैं। तो फिलोविरिडे या फिलोवायरस परिवार से यह संबंधित है। फिलोविरिडे या फिलोवायरस परिवार की अगर आप बात करेंगे तो इसकी 3 पीढ़ियां हैं और 3 पीढ़ियों में एक है क्यू वायरस, इसके बाद दूसरी पीढ़ी आपकी इबोला वायरस, उसी में तीसरी पीढ़ी जो है वो है मारबर्ग वायरस, जिसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। अब ये कैसा वायरस होता है, तो ये एक जूनोटिक RNA वायरस है। जूनोटिक का मतलब कि जो जंतुओं से मनुष्यों में फैलने वाले रोग होते हैं। RNA वायरस का मतलब ये हुआ कि इसका जो मटेरियल होता है, जो जीनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। इसका मतलब कि ये जो संक्रमण फैलाएगा वो उसमें RNA का उपयोग करेगा। तो ये इस प्रकार का वायरस है। अब समानता इसकी देखिए तो जो इबोला वायरस था उसी के समान ये भी है और दोनों घातक है और चिकित्सकीय रूप से दोनों समान है। विशेषता यह है कि यह भी एक दुर्लभ रोग को पैदा करता है, लेकिन इसमें जो मृत्यु दर है वो ज्यादा है। इस वजह से ही ये चिंता को जन्म देता है। अब यही इसके गंभीर प्रकोप का कारण भी बनता है। पहले प्रकोप की अगर बात करें, पहला मामला कब सामने आया, तो इसका पहला मामला आया 1967 में। जर्मनी के मारबर्ग शहर में यह मामला प्रकाश में आया था। हालांकि इसका जो नाम पड़ा था, अगर नाम की आप बात करेंगे तो ये नाम रखा गया जर्मनी में नहीं। अब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि ये नाम कहां रखा गया। साथ ही साथ आपको बताएं कि संक्रमित बंदरों से वायरस का प्रसार फिर से हुआ और वहीं पर फिर इसका नामकरण भी हुआ। बाद के प्रकोप में अगर बात करें तो अफ्रीका में भी हाल ही में आपने देखा, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि तंजानिया, घाना और रवांडा में भी इसका प्रकोप 2024 में दिखाई देने लगा। अब देखिए, WHO ने यह कहा है कि जो मारबर्ग वायरस है
उन रोगाणुओं की सूची में ये आता है जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। जैसा कि हाल ही में हमने एक वायरस के कारण बड़ी वैश्विक महामारी झेली, तो इस लिहाज से इस तरह के वायरस से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, अगर शुरू में ही उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो एक वैश्विक महामारी बनने से रोका जा सकता है। तो डब्ल्यूएचओ ने इसी आधार में इसका भी वर्गीकरण किया और ये बताया है कि इसके अंदर भी वैश्विक महामारी बनने की जो है खूबी है, ये अगर इसको शुरू में कंट्रोल नहीं किया गया तो इसके अंदर वो सारी खूबियां हैं जिसकी वजह से एक वैश्विक महामारी का रूप ये ले सकता है। अब ऐसी दशा में पर्याप्त दवाओं और टीकाओं की कमी, साथ साथ संक्रमण को रोकने और नियंत्रण में कठिनाई, ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे अगर नहीं निपटा जाता है तो इस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। विशेष रूप से अगर रवांडा की बात करें तो वहां डॉक्टर्स की कमी भी इसका एक कारण बन रहा है और वहां पर चुनौतियों की एक वजह बना हुआ है। मार्बर्ग वायरस के प्रसार की अगर बात करें तो इसका जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो चमगादड़ों से इसका प्रसार होता है। मूल स्रोत क्या है? तो मूल स्रोत इसका है रोसेटस प्रजाति के चमगादड़। मुख्य प्रजाति इसमें कौन सी है? रोसेटस प्रजाति में भी जो मुख्य प्रजाति है अगर उसकी बात करें तो वो है मिस्र के फ्रूट बैट रोसेटस एजिप्टिकस। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये बेसिकली फलों पर आश्रित होते हैं और फलों का पता कैसे लगाते हैं? तो ये इकोलोकेशन के माध्यम से पता लगाते हैं। ये आवाज निकालते हैं और आवाज की गूंज से जब वो आवाज टकरा के वापस आती है तो उसके हिसाब से अपने टारगेट को खोजते हैं और उसके बाद ये उन्हीं फलों को अपना आहार बनाते हैं। मुख्य रूप से ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, अर्थात उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कंडीशन में ये पाए जाते हैं। और इनको अगर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो उड़ने वाली लोमड़ी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये मिस्र के जो फ्रूट बैट हैं ये मुख्य प्रजाति हैं जो कि इसके प्रसार में सहायक होते हैं। संक्रमण का कारण ये है कि जो खदान होती हैं, गुफाएं होती हैं, वहां लंबे समय तक जो लोग रहते हैं तो वो इन चमगादड़ों के संपर्क में आते हैं क्योंकि वहां पर इनकी कॉलोनियां होती हैं, बड़ी मात्रा पर पाए जाते हैं। तो वहां संपर्क में आने की वजह से ये फिर से इनके माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं और मनुष्यों से मनुष्यों में भी फैलते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने इसी वजह से कहा है कि यह वायरस सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से इंसानों के बीच फैल सकता है, इसीलिए ये और खतरनाक होता है। अब देखिए, सीधे संपर्क की अगर बात करें तो संक्रमित व्यक्ति का जो रक्त है, शारीरिक तरल पदार्थ जैसे लार है, पसीना है या उसके जो डिस्चार्ज यूरिन है उसके माध्यम से अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तब तो ये वायरस आपको संक्रमित करेगा ही। साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से अगर संपर्क में आते हैं, अगर किसी व्यक्ति को इस वायरस से वो संक्रमित है, पहले से उसको ये रोग हुआ है और उसने कोई बेड इस्तेमाल किया हो, कोई बिस्तर इस्तेमाल किया है या वो जिस वस्तु के संपर्क में आया है उसने किसी मोबाइल का इस्तेमाल किया है, तो उन सारी चीजों से ये आपको संक्रमित कर सकता है। तो प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करेगा, अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करेगा, जैसा कि आपने कोविड-19 के केस में भी पहले देखा है। तो इस तरह से ये जो है मामला और खतरनाक इसको बना देता है क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीकों से इसका प्रसार होता है। अब इसको नियंत्रण में लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सावधानी। अर्थात ऐसे व्यक्ति की अगर पहले से उसकी पहचान हो जाती है तो उससे दूरी बनाएं, सावधानी रखें और संक्रमित स्थान और व्यक्तियों के संपर्क से बचें। इसी वजह से शुरुआत में ही अगर ऐसे रोगों को रोक दिया जाता है तो वैश्विक महामारी वो नहीं बन पाते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात अपने को बचाने के लिए ऐसे उपकरणों का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके ऐसे संक्रमण से बच सकते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो देखिए, ये खतरनाक इसलिए भी होता है क्योंकि इसके लक्षण तुरंत प्रकट नहीं होते हैं। इसके लक्षण प्रकट होंगे आपको 2 से 21 दिनों के बीच। 2 दिन के बीच भी लक्षण दिखाई दे सकता है और 21 दिन के बाद भी दिखाई दे सकता है। अब 21 दिन के बाद अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तब तक हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो वायरल लोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, तो ऐसी दशा में ये खतरनाक भी है। अब डब्ल्यूएचओ कहता है कि इसमें तेज बुखार होता है, तेज बुखार के बाद सर दर्द होगा, आपके जोड़ों में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, गंभीर दस्त होगा, पेट दर्द, मरोड़ होगा, कै होगी। तो ये दस्त और उल्टी दोनों इसमें होता है। तो सामान्य बुखार भी शुरुआत में इसको लोग समझते हैं, लेकिन इसमें ये सारे सामान्य लक्षण ही इसको ज्यादा खतरनाक बनाते हैं क्योंकि इसको अगर व्यक्ति सामान्य बुखार और उल्टी दस्त समझकर इलाज करेगा तो तब तक हो सकता है कि ये उस वायरल लोड को बढ़ा चुका होगा। पाचन तंत्र इसमें विशेष रूप से मल और उल्टी में जो है रक्तस्राव भी बाद में दिखाई देने लगता है, जो गंभीर मामला होता है। इसी वजह से शुरू में ही इसका आपने नाम देखा, ब्लीडिंग आई वायरस भी इसको कहा जाता है। इसमें प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं? तो नाक, मसूड़े, आंखें, गुप्तांग भी इसमें प्रभावित होते हैं और रक्तस्राव ज्यादा होने की वजह से ही इसको ब्लीडिंग आई डिजीज नाम भी दिया गया है। अब इसके लक्षण अगर घातक मामले अगर कोई होते हैं तो 8 से 9 दिन के भीतर ही मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ इसमें मेन जो मृत्यु होने का कारण है वो क्या है? गंभीर रक्तस्राव होता है और शॉक लगता है।
व्यक्ति को। इस वजह से व्यक्ति की मृत्यु दर हो जाती है और जब उच्च मृत्यु दर है वही इसकी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। इसमें बेसिकली ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, अलग-अलग ऑर्गन्स शरीर के जिसको ये प्रभावित करता है वो फेल हो जाते हैं। इसलिए इसमें औसत मृत्यु दर 50% यहाँ जरूर बताई गई है, लेकिन 24 से 88% तक हो सकती है। मिनिमम 24% और अधिकतम 88% तक जो मृत्यु दर है वो इसको और ज्यादा कठिन बनाती है, विकट बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे निपटने के उपाय क्या हैं? तो WHO चेतावनी जारी इसलिए करता है, वो कहता है कि जो उभरते रोगाणु हैं उनका खतरा महामारी का रूप न ले, इसलिए सतर्कता जरूरी है। और फिलहाल मार्बर्ग जो वायरस है इसको रवांडा तक ही या अफ्रीका में जहां भी अभी सीमित मात्रा में वहीं तक सीमित करने की आवश्यकता है। हालांकि इसके लिए अभी बहुत ज्यादा दवाएं उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्राथमिक उपाय हैं जैसे बॉडी में डिहाइड्रेशन ना होने पाए, अगर रक्त स्राव हो रहा है तो बॉडी में रक्त की मात्रा बनी रहे, साथ ही साथ जो उपयुक्त खनिज पदार्थ होते हैं चाहे वो सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो उनकी मात्रा को कंट्रोल रखा जाए तो इम्यूनिटी को मजबूत रखते हुए इस रोग से लड़ा जा सकता है और निजात पाई जा सकती है। साथ ही साथ परस्पर दूरी तो बनाए रखना जरूरी होता ही है। जैसे आईवी फ्लूइड्स की कमी नहीं होनी चाहिए, शरीर में तरलता बराबर बनाए रखनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट प्रतिस्थापन, इसका मतलब कि शरीर में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को मेंटेन रखा जाए। ऑक्सीजन सप्लीमेंट दिया जाए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो फेल होते हैं, तो उसकी अगर सप्लाई ठीक रखी जाएगी तो बॉडी के ऑर्गन्स पूरी तरह से काम करेंगे। रक्त और रक्त के उत्पाद जैसे प्लाज्मा हो गया, रक्त हो गया, तो इसका प्रतिस्थापन करके रक्त की कमी को भी उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है, तो इस प्रकार इससे बचाव संभव है। तो फिलहाल ये कुल मिला के मामला है, सावधानी की आवश्यकता है और ये मार्बर्ग वायरस से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। अंत में हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले सूचना है कि आपके लिए आपकी यूपीएससी परीक्षा की राह को आसान करने के लिए दृष्टि आईएएस लेकर आया है संभव 2025, जिसमें होंगे 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न, विगत वर्ष के प्रश्नों के पीवाईक्यू के गहन विश्लेषण पर आधारित 2 दैनिक मेंस के अभ्यास प्रश्न भी होंगे, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग भी दी जाएगी, सामान्य अध्ययन और समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज होगी, सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन एक्सेस उपलब्ध होगा। तो आपको इन जानकारियों के माध्यम से आप इस वेबसाइट पर जाकर इन सारी जानकारियों को अर्जित करके 2025 की अपनी राह आसान बना सकते हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आपसे अपेक्षित है कि कमेंट बॉक्स में इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर दें। तो आज का प्रश्न है, मार्बर्ग वायरस की पहली पहचान कहां हुई थी? विकल्प आपके सामने हैं, ए युगांडा, बी जर्मनी, सी अमेरिका या डी भारत। तो उम्मीद है, नहीं विश्वास है कि इस प्रश्न का आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।